नमस्कार दोस्तों, हम भूगोल विषय से संबंधित टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ विस्तार से व्याख्या को देख रहे थे। उसी कड़ी में हमने कुछ टॉपिक किए हैं जो चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय संरचना एवं संगठन। इस टॉपिक से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ तथ्यों को देखेंगे तथा इस टॉपिक से रिलेटेड सारे तथ्यों को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ये पार्ट फर्स्ट है और सेकंड वीडियो में हम पार्ट सेकंड को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल का औसत तापमान कितना है? ऑप्शन ए 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 15 डिग्री सेल्सियस। तो वायुमंडल का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को देखते हैं। तो वायुमंडल कहते हैं किसे हैं? तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं, जो हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल की वायु रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, उसका कोई स्वाद नहीं होता, ये स्वाद रहित होती है। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी तल पर समान रूप से होता है, यानी पूरी पृथ्वी पर वायुमंडल का विस्तार न अधिक न कहीं कम समान रूप से विस्तारित होता है। अब वायुमंडल किससे बना है? तो वायुमंडल मुख्य रूप से गैसों, जलवाष्प और धुएं के कण, जिसे एरोसोल्स कहते हैं, इनके द्वारा वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो वायुमंडल के निर्माण में मुख्य रूप से गैसें, जलवाष्प और धुएं के कणों का योगदान होता है। तो इनसे मिलकर वायुमंडल का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। वायुमंडल की ऊंचाई कितनी किलोमीटर तक है? ऑप्शन ए 5000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 10,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 12,000 किलोमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 8000 किलोमीटर तक। तो वायुमंडल की ऊंचाई 8000 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में घटने वाली प्रमुख या समस्त वायुमंडलीय घटनाओं का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए वायुमंडलीय आर्द्रता, ऑप्शन बी वायुमंडलीय ऊंचाई, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन डी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा। तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा के कारण ही वायुमंडल की समस्त घटनाएं घटित होती है। हम वायुमंडलीय घटनाओं की बात कर रहे हैं। अगर मौसमी घटनाओं की बात करें तो मौसमी घटनाओं के घटने का प्रमुख कारण जलवाष्प होता है। अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं। वायुमंडल की ऊंचाई 8000 किलोमीटर तक होती है, लेकिन 1600 किलोमीटर के बाद में वायुमंडल विरल होने लग जाता है या होता है। तो 1600 किलोमीटर से पहले वायुमंडल सघन होता है, अत्यधिक गैसें पाई जाती है, लेकिन 1600 किलोमीटर के बाद में गैसों की कमी के कारण वायुमंडल विरल होने लग जाता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाएं जैसे बादल, हवा, तूफान आदि को जन्म देती है। ठीक है, तो मौसमी घटनाओं का कारण तो अपने जलवाष्प होता है और वायुमंडलीय घटनाओं का कारण सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए आर्द्रता, ऑप्शन बी गैसें, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी दाब। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जलवाष्प। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वायुमंडल में विद्यमान सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? हमें बताना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है। तो ऑप्शन ए क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी जेनॉन, ऑप्शन डी नियॉन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑर्गन। तो ऑर्गन जो गैस है वह वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस के रूप में विद्यमान होती है। चलिए इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अक्रिय गैस होती क्या है? तो ऐसी वायुमंडल में विद्यमान गैसें
जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती उसे हम अक्रिय गैसें कहती है। यानी वायुमंडल की ऐसी गैसें है जो किसी भी रूप में रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले, उसे हम अक्रिय गैसों के रूप में जानते हैं। अब अक्रिय गैसें कौन कौन सी है तो देखते हैं। ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। तो ये गैसें अक्रिय है और इसकी मात्रा के अनुसार सबसे अधिक अक्रिय है। अक्रिय गैसें है सबसे पहले ऑर्गन, उसके बाद नियॉन, उसके बाद में क्रिप्टॉन और उसके बाद में जेनॉन। ये अक्रिय गैसों का क्रम है मात्रा के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत तक है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है उसको देखना है। तो ऑप्शन ए 0.93%, ऑप्शन बी 0.0018%, ऑप्शन सी 0.3% और ऑप्शन डी 0.03%। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 0.03%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। अब देखते हैं कि वायुमंडल में कौन सी गैसें कितने प्रतिशत तक पाई जाती है। तो सबसे पहले है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की मात्रा है 78.09%। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा 20.95%। फिर ऑर्गन है, ऑर्गन की मात्रा 0.93% है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 की मात्रा है 0.03%। फिर नियॉन है तो नियॉन की मात्रा है 0.0018%। फिर है हीलियम, हीलियम की मात्रा है 0.0005%। फिर है ओजोन, ओजोन की मात्रा है 0.0006%। फिर क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन की मात्रा है 0.001%। फिर जेनॉन है, जेनॉन की मात्रा है 0.0009%। और फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की मात्रा है 0.00005%। तो इस रूप में वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, उन गैसों की कितनी मात्रा है उसको हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी गैस नहीं है? तो हमें ये बताना है कि वायुमंडल की ऐसी कौन सी गैस है निम्नलिखित में से जो स्थायी नहीं है। ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑर्गन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं। तो दो प्रकार की गैसें हैं, एक है स्थायी गैसें, ऐसी गैसें जिनका वायुमंडल में अनुपात स्थिर रहता है उन्हें हम स्थायी गैसों के रूप में जानते हैं। ऐसी गैसें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन होती है। दूसरी गैसें हैं अस्थायी गैसें, जिसे हम परिवर्तनशील गैसें भी कहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद में हाइड्रोजन और उसके बाद में ओजोन अस्थायी या परिवर्तनशील गैसों के रूप में जानी जाती है। वायुमंडल में 99% भाग ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का है, ठीक है। शेष भाग को हम ट्रेस कहा जाता है। तो 99% भाग ऑक्सीजन का है, जिसमें नाइट्रोजन का भाग 78.08% तथा ऑक्सीजन का भाग 20.95% है। इससे मिलाकर 99% भाग वायुमंडल में इन दो गैसों का है और जो शेष भाग है अन्य गैसों का, उन्हें हम ट्रेस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है। वायुमंडल में जलवाष्प की अत्यधिक मात्रा कितनी होती है? तो हमें बताना है कि वायुमंडल में जलवाष्प की अत्यधिक मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन है ए 2%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 8% और ऑप्शन डी 10%। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 4%। तो वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा 4% तक हो सकती है। अब इनसे जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं। तो जलवाष्प किसे कहते हैं? तो जल की गैसीय अवस्था को हम जलवाष्प कहते हैं और जलवाष्प परिवर्तनशील होता है।
और ये जल वाष्प अदृश्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। जल वाष्प का निर्माण वाष्पीकरण के द्वारा होता है, यानी धरातल या पृथ्वी के जलीय भाग से वाष्प के रूप में जल वाष्प का निर्माण होता है। तो जल वाष्प का निर्माण वाष्पीकरण के द्वारा होता है। 90% जल वाष्प धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। तो जल वाष्प की मात्रा 5 किलोमीटर तक 90% तक रहती है। तो ये हो गया जल वाष्प। जल वाष्प की मात्रा के रूप में देखें तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा प्रति इकाई आयतन 0 से 4% तक होती है। यानी जो वायुमंडल है उसमें अधिकतम 4% तक हो सकती है और न्यूनतम 0% तक जल वाष्प की मात्रा होती है। तो इस रूप में उष्ण आर्द्र प्रदेशों के वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 4% होती है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के शुष्क वायुमंडल या अपने रेगिस्तान के हवाओं जो शुष्क वायुमंडल है वहाँ पर जल वाष्प की मात्रा 1% होती है। तो सर्वाधिक कहा जाए तो सर्वाधिक जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा और इसके आसपास होती है। जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे जल वाष्प की मात्रा कम होती चली जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसके कारण पृथ्वी ना अधिक गर्म होती है ना ही अधिक ठंडी होती है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जिनके द्वारा पृथ्वी ना अधिक तापमान ना अधिक बढ़ता है ना ही अधिक कम होता है? तो ऑप्शन है ए दबाव, बी गैसें, सी जलवाष्प और डी घनत्व। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जल वाष्प। तो जल वाष्प के कारण पृथ्वी का तापमान ना तो अधिक बढ़ता है ना ही अधिक कम होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन के प्रकार या कितने रूपों में मिलता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने रूपों में मिलता है? ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 8, डी 10। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 7। तो 7 रूपों में वायुमंडल में नाइट्रोजन मिलती है या पाई जाती है। अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने 1772-73 में की थी। तो नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1772-73 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा, जिन्होंने इसका नामकरण मेटेफिक एयर के रूप में किया गया था। तो इनका नामकरण मेटेफिक एयर के रूप में किया गया। नाइट्रोजन का जैवमंडल में निवेश नाइट्रोजन चक्र कहलाता है और ये नाइट्रोजन चक्र 3 रूपों में होता है। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में, सेकंड है नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन के रूप में, थर्ड है नाइट्रीकरण या अनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में। तो इन 3 रूपों में नाइट्रोजन चक्र जैवमंडल में पूरा होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 7 रूपों में पाई जाती है। कौन कौन से रूप है? नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, एमिनो, अमोनिया, नाइट्रस एसिड्स। तो ये 7 रूप है। इन 7 रूपों में नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक मिलती है। तो नाइट्रोजन का सर्वाधिक मात्रा 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। नाइट्रोजन अन्य पदार्थों के साथ रासायनिक संयोग नहीं करती है। तो नाइट्रोजन गैस है वह अन्य पदार्थों के साथ रासायनिक संयोग नहीं करती है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रेट के रूप में होता है। प्राथमिक उत्पादक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जीवों द्वारा इसका उपयोग प्रोटीन के रूप में किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक नाइट्रेट से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जीवों द्वारा नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन चक्र के रूप में जानते हैं या कहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वायुमंडल में अत्यधिक या सर्वाधिक सक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑर्गन और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक सक्रिय गैस के रूप में ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है। वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन की पहचान जोसेफ प्रिस्टन ने की थी। ऑक्सीजन सर्वाधिक सक्रिय गैस के रूप में वायुमंडल में विद्यमान है। अब ऑक्सीजन की उत्पत्ति हरे पौधे एवं पादप प्लवक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख परिवर्तनशील गैस है जो हरितगृह प्रभाव एवं प्रकाश संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस रूप में हमने आज पार्ट फर्स्ट में वायुमंडल संगठन एवं संरचना से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस किए, उससे जुड़े हुए फैक्ट को डिस्कस किया। सेकंड पार्ट में हम बाकी बचा हुआ भाग को डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।